बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दरियाए नूर के किनारे एक शानदार सल्तनत हुआ करती थी। उस सल्तनत का नाम था जहां आरा और वहां के बादशाह का नाम था सुल्तान अजीजुद्दीन। उनकी बेगम का नाम था बेगम नूरजहां, जो अपनी नेकी और हुस्न दोनों के लिए मशहूर थी। सुल्तान अजीजुद्दीन का दरबार इंसाफ और अमन के लिए जाना जाता था। उनकी सल्तनत में हर शख्स खुश और सुकून की जिंदगी गुजारता था। बरसों बीत गए मगर सुल्तान और बेगम की कोई औलाद नहीं हुई। दोनों रोज अल्लाह से दुआ मांगते कि उन्हें एक नेक और सालेह बच्चा नसीब हो। मस्जिदों में खैरात बांटी जाती, फकीरों को खाना खिलाया जाता और दरवेशों से दुआएं ली जाती। सुल्तान की उम्र 50 बरस के करीब हो चुकी थी और बेगम की उम्र भी 45 से ऊपर थी। दोनों का दिल बहुत उदास रहने लगा था। फिर एक रोज एक बूढ़ा दरवेश महल के दरवाजे पर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सा नूर था। पहरेदारों ने उसे रोकना चाहा मगर दरवेश ने कहा, मुझे सुल्तान से मिलना है, मेरे पास उनके लिए एक पैगाम है। पहरेदारों ने जब सुल्तान को खबर भेजी तो सुल्तान ने फौरन दरवेश को दरबार में बुलवा लिया। दरवेश दरबार में दाखिल हुआ और सुल्तान को सलाम किया। सुल्तान ने बड़े अदब से पूछा, हुजूर, आप कौन हैं और क्या पैगाम लाए हैं? दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ सुल्तान, तेरी और तेरी बेगम की दुआएं कबूल हो गई हैं। अल्लाह तुझे एक बेटी अता करेगा जो दुनिया में अपनी मिसाल आप होगी, मगर खबरदार, उसकी जिंदगी में एक बड़ी आजमाइश आएगी। अगर तूने सब्र और यकीन रखा तो सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर दरवेश गायब हो गया। सुल्तान और बेगम को यकीन नहीं आया मगर उनके दिल में उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी और सच में 3 महीने बाद बेगम नूरजहां को पता चला कि वो उम्मीद से हैं। पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। हर गली, हर बाजार में जश्न मनाया गया। फकीरों को खाना खिलाया गया, गरीबों को कपड़े बांटे गए। 9 महीने बाद एक खूबसूरत रात को, जब आसमान पर चांद पूरा निकला हुआ था और तारे चमक रहे थे, बेगम नूरजहां ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता था। उसकी आंखें काली और चमकदार थीं, गाल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी थे और बाल रेशम जैसे मुलायम थे। सुल्तान और बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तीसरे दिन जब बच्ची का नाम रखने की रस्म हुई तो सुल्तान ने बड़े सोच समझकर उसका नाम सलमा रखा। सलमा यानी सलामती वाली। पूरी सल्तनत में 7 दिन तक जश्न मनाया गया। हर शाम महल के सामने मैदान में रंगीन रोशनियां जलाई जाती, शायर शेर पढ़ते, गवैये गीत गाते। मगर सुल्तान के दरबार में एक वजीर था जिसका नाम था कासिम। ये वजीर बाहर से तो बहुत वफादार नजर आता था मगर अंदर से बेईमान और लालची था। उसकी नीयत साफ नहीं थी। कासिम को यह बात हमेशा खटकती रहती थी कि अगर सुल्तान की कोई औलाद होती तो सल्तनत का वारिस कोई और बन जाता। कासिम खुद सुल्तान का करीबी रिश्तेदार था और सोचता था कि अगर सुल्तान की कोई औलाद नहीं होती तो शायद सल्तनत उसे मिल जाती। अब जब सलमा पैदा हुई तो कासिम के दिल में जलन और हसद की आग भड़क उठी। वो सोचने लगा कि कैसे इस बच्ची को रास्ते से हटाया जाए, मगर वो समझदार था और जानता था कि फौरन कोई कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। उसने सब्र करने का फैसला किया और मौके का इंतजार करने लगा। सलमा बढ़ने लगी। जब वो 6 महीने की हुई तो उसकी हंसी महल में गूंजने लगी। जब वो 1 साल की हुई तो चलना सीख गई। बेगम नूरजहां और सुल्तान अजीजुद्दीन अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे। सुल्तान हर रोज शाम को दरबार के काम से फौरिग होकर सलमा के पास जाते और उसके साथ खेलते। बेगम नूरजहां खुद सलमा को सुलाती, उसे दूध पिलाती और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। जब सलमा 2 साल की हुई तो एक अजीब बात सामने आई। जब भी सलमा किसी चीज को छूती तो कभी कभी वो चीज एक अजीब चमक से भर जाती। एक दिन सलमा बाग में खेल रही थी और उसने एक सूखी पत्ती को छुआ। वो पत्ती अचानक सोने की हो गई। बेगम नूरजहां ने जब यह देखा तो हैरान रह गई। उन्होंने सुल्तान को बुलाया और यह वाकया सुनाया। सुल्तान ने बड़े गौर से सलमा को देखा। उन्हें दरवेश की बात याद आई कि यह बच्ची दुनिया में अपनी मिसाल आप होगी। उन्होंने सोचा कि शायद यही वो खासियत है जो अल्लाह ने सलमा को अता की है। मगर सुल्तान समझदार थे। उन्होंने बेगम से कहा, इस राज को किसी से मत बताना। अगर लोगों को पता चला तो मुसीबत हो सकती है। लालची लोग हमारी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेगम ने सर हिलाया और दोनों ने यह राज अपने तक रखा। मगर महल में एक खादिमा थी जिसका नाम था जुबैदा।
वो बेगम की खास खादिमा थी और सलमा की देखभाल में मदद करती थी। जुबैदा ने भी यह कमाल देखा था। वो चुप रही, मगर उसके दिल में यह बात बैठ गई। एक रोज वजीर कासिम ने जुबैदा को अकेले में देखा और उससे पूछा, जुबैदा, तू बेगम की खास खादिमा है, बता मुझे, क्या राजकुमारी सलमा में कोई खास बात है? मैंने सुना है कि उसमें कोई अजीब ताकत है। जुबैदा घबरा गई और बोली, नहीं वजीर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। राजकुमारी तो बाकी बच्चों जैसी ही है। मगर कासिम ने जुबैदा की घबराहट भांप ली। उसने सोचा कि जरूर कुछ न कुछ राज है। उसने जुबैदा को लालच दिया, अगर तू मुझे सच बता दे तो मैं तुझे सोने के 100 सिक्के दूंगा। जुबैदा गरीब थी और उसके घर में बूढ़े वालिद थे जिनका इलाज करवाना था। सोने के 100 सिक्कों का लालच उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कासिम को सब कुछ बता दिया कि सलमा जो छूती है वो सोना बन जाता है। कासिम की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा कि अगर यह बच्ची उसके कब्जे में हो जाए तो वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स बन जाएगा। मगर उसने फौरन कोई हरकत नहीं की। उसने धीरे धीरे एक योजना बनानी शुरू कर दी। सलमा 3 साल की हो गई। अब वो अच्छे से बोलने लगी थी और महल के बाग में खेलना उसे बहुत पसंद था। बेगम नूरजहां ने उसके लिए एक खूबसूरत झूला लगवाया था। सलमा उस झूले पर बैठकर घंटों झूलती और गाने गाती। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। महल के माली, पहरेदार सब सलमा को बहुत प्यार करते थे। एक दिन सुल्तान अजीजुद्दीन को एक पड़ोसी सल्तनत से खत मिला। उस सल्तनत के बादशाह ने लिखा था कि वो सुलतनात है जहां आरा पर हमला करने वाला है, क्योंकि सरहद पर कुछ झगड़ा हो गया था। सुल्तान बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपने वजीरों को बुलाया और मशवरा किया। कासिम ने कहा, हुजूर, मैं सरहद पर जाकर बातचीत करूंगा और इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश करूंगा। सुल्तान ने कासिम की तारीफ की और उसे इजाजत दे दी। कासिम सरहद की तरफ चला गया, मगर दरअसल उसके दिल में कोई और ही नियत थी। उसने सोचा कि अब यही मौका है अपनी योजना को अंजाम देने का। कासिम ने वापस आकर सुल्तान से कहा, हुजूर, पड़ोसी बादशाह बहुत जिद्दी है। वो कहता है कि वो तभी सुलह करेगा जब हम उसे कुछ खास तोहफे भेजें, और साथ में अगर हम सद्भावना दिखाना चाहते हैं तो राजकुमारी सलमा को कुछ दिन के लिए दरियाए नूर के किनारे बने दरगाह में ले जाएं और वहां दुआएं मांगे। वो दरगाह बहुत पाक माना जाता है। सुल्तान को यह बात अजीब लगी, मगर वो जंग से बचना चाहते थे। बेगम नूरजहां बहुत डर गईं। उन्होंने कहा, मुझे यह बात ठीक नहीं लग रही। सलमा अभी इतनी छोटी है, मैं उसे अकेले नहीं भेजूंगी। सुल्तान ने कहा, तुम भी उसके साथ जाओ और कासिम भी साथ जाएगा, पहरेदार भी साथ होंगे। बेगम नूरजहां राजी हो गईं, मगर उनका दिल बेचैन था। अगले दिन सुबह एक काफिला तैयार किया गया। बेगम नूरजहां, शहजादी सलमा, वजीर कासिम और 20 पहरेदार दरियाए नूर के किनारे बने दरगाह की तरफ चल पड़े। रास्ता लंबा था और जंगलों से होकर जाता था। शाम होने लगी तो काफिला एक घने जंगल में दाखिल हुआ। अचानक कासिम ने इशारा किया और कुछ खास पहरेदार, जो दरअसल कासिम के खरीदे हुए थे, आगे बढ़े और बाकी वफादार पहरेदारों पर हमला कर दिया। बेगम नूरजहां चीख पड़ी, मगर कासिम के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। बेगम ने सलमा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। कासिम ने कहा, बेगम साहिबा, मुझे बच्ची दे दो, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे बस उसकी ताकत चाहिए। बेगम ने रोते हुए कहा, तू गद्दार है कासिम, सुल्तान तुझ पर इतना भरोसा करते थे। कासिम ने बेजारी से कहा, भरोसा? सुल्तान ने मुझे कभी वो इज्जत नहीं दी जो मुझे मिलनी चाहिए थी। अब मैं खुद बादशाह बनूंगा। बेगम ने हिम्मत जुटाई और सलमा को लेकर भागने की कोशिश की। वो जंगल में दौड़ी। कासिम के आदमी पीछे भागे। बेगम जानती थीं कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। तभी उन्होंने सामने दरिया नूर को देखा जो चांदनी में चमक रहा था। बेगम के पास एक ही रास्ता बचा था। उन्होंने एक छोटी सी नाव देखी जो किनारे पर बंधी थी। बेगम ने फौरन सलमा को उस नाव में बिठाया और जोर से धक्का दे दिया। नाव पानी में तैरने लगी। बेगम ने रोते हुए कहा, अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले, उसकी हिफाजत कर। सलमा रो रही थी और अपनी वालिदा को आवाज दे रही थी, अम्मी, अम्मी। मगर नाव धीरे धीरे दरिया के बहाव में दूर जाने लगी। कासिम के आदमी वहां पहुंच गए, मगर तब तक नाव बहुत दूर जा चुकी थी। कासिम गुस्से से चिल्लाया, बेवकूफो, उस बच्ची को पकड़ो। मगर रात का अंधेरा था और दरिया का बहाव तेज था। किसी की हिम्मत नहीं हुई पानी में कूदने की। बेगम नूरजहां को कासिम के आदमियों ने पकड़ लिया। उन्होंने बेगम को बांध दिया।
बेगम बेहोश हो गईं। कासिम ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसने एक नई चाल चली। उसने एक वफादार पहरेदार को मार डाला और बाकियों को डरा धमकाकर अपनी बात मनवा ली। फिर वो काफिला वापस महल की तरफ लौटा। महल पहुंचकर कासिम ने सुल्तान को झूठी कहानी सुनाई। उसने कहा, हुजूर, रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। हमने बहुत कोशिश की मगर वो बहुत ताकतवर थे। बेगम साहिबा और राजकुमारी सलमा वो दरिया में गिर गईं और कासिम ने नाटकीय अंदाज में रोना शुरू कर दिया। सुल्तान अजीजुद्दीन को जैसे बिजली का झटका लगा। वो बेहोश होकर गिर पड़े। पूरे महल में मातम छा गया। सुल्तान को होश आया तो वो रोने लगे। उन्होंने फौरन दरिया के किनारे सिपाही भेजे तलाश करने के लिए, मगर कुछ नहीं मिला। सिर्फ बेगम का एक दुपट्टा दरिया के किनारे मिला जो कासिम ने चालाकी से वहां छोड़ दिया था। सुल्तान टूट गए। उनकी जिंदगी की सारी खुशियां एक पल में खत्म हो गईं। पूरी सल्तनत गम में डूब गई। दिन में 4 बार नमाज के बाद सलमा और बेगम की रूह की मगफिरत के लिए दुआएं पढ़ी जाती, मगर सलमा जिंदा थी। वो छोटी नाव दरिया के बहाव में बहती रही। सलमा डर के मारे सिसक रही थी। रात भर नाव बहती रही। सुबह होने लगी तो नाव एक छोटे से गांव के पास किनारे से टकरा गई। उस गांव में एक बाजीगर रहता था जिसका नाम था इलियास। इलियास 30-35 साल का एक ईमानदार और नेक दिल शख्स था। उसके वालिद एक मशहूर बाजीगर थे, मगर 10 साल पहले वो फौत हो गए थे। अब इलियास अकेला रहता था और गांव-गांव जाकर अपने करतब दिखाता था। रस्सी पर चलना, आग निगलना, तलवार निगलना, उसे सब आता था। उस सुबह इलियास दरिया किनारे पानी लेने गया था। उसने एक नाव को किनारे से टकराते देखा। जब वो पास गया तो हैरान रह गया। नाव में एक छोटी सी बच्ची बैठी थी जो रो रही थी। इलियास ने फौरन बच्ची को नाव से उठाया। बच्ची बहुत डरी हुई थी और कांप रही थी। इलियास ने बच्ची को अपनी झोपड़ी में ले जाकर कंबल में लपेटा और गर्म पानी पिलाया। बच्ची को थोड़ा सुकून मिला। इलियास ने पूछा, बच्ची, तेरा नाम क्या है? तू कहां से आई है? मगर सलमा बस रोती रही। वो बोल नहीं पा रही थी। इलियास समझ गया कि यह बच्ची किसी मुसीबत में है। उसने सोचा कि शायद दरिया में कोई हादसा हुआ होगा। उसने गांव के लोगों से पूछा, मगर किसी ने ऐसी कोई बच्ची गुम होने की खबर नहीं सुनी थी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, मगर सलमा के वालिदैन का कोई सुराग नहीं मिला। इलियास दयालु था। उसने सोचा कि यह बच्ची बेसहारा है और उसे किसी की जरूरत है। उसने फैसला किया कि वो इस बच्ची को पालेगा। धीरे धीरे सलमा ने बोलना शुरू किया। वो इतनी छोटी थी कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी की सिर्फ धुंधली यादें थीं। उसे याद था एक खूबसूरत जगह, एक महिला जो उसे प्यार करती थी, मगर यह सब धुंधला था। इलियास ने बच्ची का नाम वही रखा, सलमा, क्योंकि जब उसने बच्ची से पूछा था, तेरा नाम क्या है, तो बच्ची ने बड़ी मुश्किल से कहा था, सलमा। इलियास और सलमा ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। इलियास सलमा को बेटी मानने लगा और सलमा उसे अब्बा कहने लगी। सलमा अब इलियास की झोपड़ी में रहने लगी। इलियास की झोपड़ी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे थी। झोपड़ी छोटी थी मगर साफ सुथरी थी। इलियास ने अपनी कमाई से सलमा के लिए एक छोटा सा बिस्तर बनवाया और उसे नरम कंबल दिया। हालांकि इलियास गरीब था, मगर उसने कभी सलमा को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। शुरू के कुछ हफ्तों में सलमा बहुत चुप रहती थी। वो रात को अक्सर रोती थी और अपनी वालिदा को पुकारती थी। इलियास उसे गोद में लेकर सुलाता और धीमी आवाज में गाने गाता। इलियास की आवाज में अजीब सुकून था जो सलमा को चैन देता था। धीरे धीरे सलमा ने इलियास पर भरोसा करना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद सलमा मुस्कुराने लगी। इलियास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने पहली बार सलमा को हंसते देखा। उस दिन इलियास ने गांव के बाजार से सलमा के लिए एक छोटा सा खिलौना खरीदा, एक लकड़ी की चिड़िया जिसके पंख हिलते थे। सलमा उस खिलौने से खेलते खेलते घंटों गुजार देती थी। इलियास हर सुबह उठकर नमाज पढ़ता और फिर सलमा को उठाता। वो सलमा को दरिया के किनारे ले जाता और वहां उसे नहलाता। सलमा को पानी में खेलना बहुत पसंद था। फिर इलियास सलमा के लिए नाश्ता बनाता, रोटी और गुड़, कभी कभी दूध भी। इलियास खुद बहुत कम खाता, मगर सलमा को पेट भरकर खिलाता। दिन में इलियास अपने करतबों की तैयारी करता। उसके पास एक लंबी रस्सी थी जो वो 2 पेड़ों के बीच बांधता था। फिर वो उस रस्सी पर चलने का अभ्यास करता। सलमा बैठकर उसे देखती और खुशी से ताली बजाती। इलियास जब रस्सी पर चलता तो सलमा चिल्लाती, अब्बा, अब्बा, बहुत अच्छा। इलियास को आग निगलना भी आता था।
वो एक मशाल जलाता और फिर बड़ी सावधानी से आग को अपने मुंह में लेता और फिर बाहर निकालता। सलमा शुरू में डरती थी, मगर जब उसने देखा कि इलियास को कुछ नहीं होता तो वो हैरत से देखती रहती। इलियास कहता, बेटी, ये सब अभ्यास और सब्र से होता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। महीने बीतते गए। सलमा 4 साल की हो गई। अब वो अच्छे से बातें करने लगी थी। उसकी आवाज मीठी थी और वो जो भी कहती बड़े प्यार से कहती। इलियास ने सलमा को कुरान की कुछ आयतें सिखाईं। हालांकि इलियास खुद बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसे बुनियादी बातें आती थीं। वो सलमा को अल्लाह का नाम लेना सिखाता और कहता, बेटी, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसी ने तुझे मुझे दिया और वही हमारी हिफाजत करता है। सलमा बहुत समझदार बच्ची थी। वो इलियास के काम में मदद करने की कोशिश करती। जब इलियास अपने करतबों का सामान समेटता तो सलमा छोटी छोटी चीजें उठाकर लाती। इलियास के दिल में सलमा के लिए इतनी मोहब्बत भर गई थी कि वो अब अपनी जिंदगी सलमा के बगैर सोच भी नहीं सकता था। एक दिन की बात है, सलमा बाहर झोपड़ी के सामने खेल रही थी। उसने एक सूखी टहनी उठाई और उसे खेलने लगी। अचानक इलियास ने देखा कि वो टहनी एक अजीब सुनहरी चमक से चमकने लगी। इलियास पास गया और हैरानी से देखा कि वो टहनी असली सोने की हो गई थी। उसका वजन भी बढ़ गया था और वो बिल्कुल सोने की तरह चमक रही थी। इलियास बहुत हैरान हुआ। उसने सलमा से पूछा, बेटी, तूने यह कैसे किया? सलमा ने मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता अब्बा, मैंने बस इसे छुआ था। इलियास ने सोचा कि शायद उसकी नजर का धोखा है, मगर जब उसने दोबारा परखा तो वो सच में सोना था। अगले कुछ दिनों में यही बात फिर हुई। जब भी सलमा किसी चीज को गहराई से छूती और उस पर ध्यान देती तो वो चीज सोने में बदल जाती। इलियास समझ गया कि सलमा में कोई खास ताकत है, मगर वो एक नेक इंसान था। उसने सोचा कि यह अल्लाह की देन है और इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। इलियास ने सलमा से कहा, बेटी, ये जो तेरे अंदर ताकत है ये बहुत खास है, मगर इसे किसी को मत दिखाना। लोग लालची हैं, अगर उन्हें पता चला तो वो तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। सलमा ने सर हिलाया। वो इलियास की हर बात मानती थी। समय बीतता गया। सलमा 5 साल की हो गई। इलियास अब उसे अपने साथ गांव-गांव ले जाने लगा। जब इलियास अपने करतब दिखाता तो सलमा एक तरफ बैठकर देखती। लोग सलमा को देखते तो उसकी खूबसूरती पर हैरान होते। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरा रंग और मीठी मुस्कान, सब लोग उसे प्यार करते। कभी कभी गांव की औरतें इलियास से पूछती, यह तेरी बेटी है, इसकी वालिदा कहाँ है? इलियास बस इतना कहता, उसकी वालिदा इस दुनिया में नहीं है, अब मैं ही उसका माँ बाप हूं। औरतें समझ जाती और सलमा पर तरस खाती। कोई उसे गुड़ देती, कोई रोटी, कोई फल। एक गांव में इलियास का तमाशा देखने बहुत भीड़ इकट्ठा हुई। इलियास ने रस्सी पर चलने का करतब दिखाया, फिर उसने आग निगली, फिर उसने तलवार पर संतुलन बनाकर खड़े होने का करतब दिखाया। लोग वाह वाह कर रहे थे। सलमा भी खुश थी और तालियां बजा रही थी। तमाशा खत्म होने के बाद लोग इलियास को पैसे देने लगे। किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 2 आने, किसी ने सिर्फ 2 पैसे। इलियास सब शुक्र के साथ लेता था। एक अमीर सौदागर भी वहां मौजूद था। उसने सलमा को देखा और इलियास से पूछा, यह लड़की बहुत खूबसूरत है, क्या यह तेरी बेटी है? इलियास ने कहा, जी हां। सौदागर ने कहा, मैं तुझे इस बच्ची के लिए अच्छा दाम दूंगा। मेरे यहां कोई औलाद नहीं है, मैं इसे पालूंगा। इलियास को गुस्सा आ गया। उसने सख्ती से कहा, यह मेरी बेटी है, बेचने का सामान नहीं। तुम्हारी सारी दौलत भी मुझे दे दो तो भी मैं इसे नहीं दूंगा। सौदागर नाराज होकर चला गया। सलमा ने इलियास का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बा, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगी। इलियास की आंखों में आंसू आ गए। उसने सलमा को गले लगा लिया। सलमा जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी खूबसूरती बढ़ती गई, साथ ही उसकी समझदारी भी बढ़ती गई। वो अब इलियास के करतबों में दिलचस्पी लेने लगी। एक दिन उसने इलियास से कहा, अब्बा, मुझे भी सिखाइए, मैं भी रस्सी पर चलना सीखूंगी। इलियास ने पहले मना किया। उसे डर था कि सलमा को चोट लग जाएगी, मगर सलमा ने जिद की। इलियास ने आखिर में हां कर दी। उसने एक बहुत नीची रस्सी बांधी और सलमा को सिखाना शुरू किया। शुरू में सलमा गिरती रहती थी, मगर वो हार नहीं मानती थी। इलियास उसे संभालता और फिर से सिखाता। महीनों की कोशिश के बाद सलमा ने रस्सी पर चलना सीख लिया। इलियास बहुत खुश हुआ। उसने कहा,
बेटी, तू बहुत होशियार है, तुझ में हिम्मत है। सलमा मुस्कुराई और बोली, आपने सिखाया इसलिए सीख गई। आप बहुत अच्छे उस्ताद हैं। अब इलियास और सलमा दोनों मिलकर तमाशे करने लगे। जब वो किसी गांव में जाते तो पहले इलियास अपने करतब दिखाता, फिर सलमा रस्सी पर चलती। लोग एक छोटी बच्ची को रस्सी पर चलते देखकर हैरान रह जाते। तालियों की गड़गड़ाहट होती। लोग पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। सलमा 6 साल की हो गई। अब वो कुछ और करतब भी सीखने लगी। इलियास ने उसे जादू के खेल सिखाए, जैसे एक रुमाल से कबूतर निकालना। दरअसल यह सिर्फ हाथ की सफाई थी, या एक सिक्के को गायब कर देना। सलमा बहुत तेजी से सीख गई। उसकी उंगलियां पतली और तेज थीं, जो इस काम के लिए बहुत मुफीद थीं। एक दिन इलियास और सलमा एक बड़े शहर में पहुंचे। शहर का नाम था नूरपुर। यह शहर बहुत बड़ा और रौनकदार था। बाजारों में दुकानें सजी हुई थीं, रंग बिरंगे कपड़े, मसाले, खाने की चीजें, सब कुछ मिलता था। सड़कों पर बहुत भीड़ थी। इलियास ने शहर के बीचों बीच एक चौक में अपना तमाशा लगाने की जगह ढूंढी। उसने अपनी रस्सी बांधी और तमाशा शुरू किया। देखते देखते बड़ी भीड़ जमा हो गई। इलियास ने अपने सारे करतब दिखाए, फिर सलमा ने रस्सी पर चलने का करतब दिखाया। लोग वाह वाह करने लगे। भीड़ में एक आदमी खड़ा था जो बहुत गौर से सलमा को देख रहा था। यह आदमी एक ज्योतिषी था जिसका नाम था हकीम अब्दुल्लाह। हकीम अब्दुल्लाह को चेहरे पढ़ने का हुनर था। जब उसने सलमा को देखा तो उसने उसके चेहरे पर कुछ खास निशान देखे। उसने सोचा, यह साधारण बच्ची नहीं है, इसके भाग्य में कुछ बड़ा लिखा है। तमाशा खत्म होने के बाद हकीम अब्दुल्लाह ने इलियास के पास जाकर कहा, भाई, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? इलियास ने कहा, जी हां, जरूर। हकीम ने पूछा, यह बच्ची तुम्हारी अपनी है या? इलियास थोड़ा सतर्क हो गया। उसने कहा, वो मेरी बेटी है। क्यों पूछ रहे हो? हकीम ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बच्ची किसी खास खानदान की है। इसके चेहरे पर शरीफ घराने के निशान हैं। क्या तुम मुझे सच बता सकते हो कि यह कहां से आई? इलियास ने सोचा कि शायद यह आदमी मदद कर सकता है। उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने सलमा को दरिया किनारे पाया था। हकीम अब्दुल्लाह ने गौर से सुना। फिर उसने कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। कुछ साल पहले राजधानी झांआरा से एक खबर आई थी कि सुल्तान की बेटी और बेगम किसी हादसे में गुम हो गए थे। क्या पता ये बच्ची वही हो? इलियास का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, मगर अगर यह सच है तो मुझे क्या करना चाहिए? हकीम ने कहा, अगर यह सुल्तान की बेटी है तो उसका हक है वापस महल जाने का, मगर सबूत चाहिए, कोई निशान, कोई पहचान। इलियास ने सलमा के गले की तरफ देखा। जब उसने पहली बार सलमा को देखा था तो उसके गले पर एक छोटा सा निशान था, एक चांद और तारे की शक्ल का निशान। इलियास ने हकीम को बताया। हकीम की आंखें चमक उठी। उसने कहा, यह तो शाही खानदान का निशान है। हर शाही औलाद के गले पर यह निशान होता है। यह जरूर सुल्तान की बेटी है। इलियास के दिल में तूफान उठने लगा। एक तरफ वो खुश था कि सलमा को उसका असली घर मिल सकता है, मगर दूसरी तरफ उसका दिल दुख रहा था कि अगर सलमा चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। हकीम ने कहा, तुम्हें सलमा को राजधानी ले जाना चाहिए और सुल्तान से मिलना चाहिए। इलियास ने कहा, मगर अगर मैं गलत निकला तो? और अगर सलमा मुझे छोड़ना नहीं चाहती तो? हकीम ने कहा, यह फैसला सलमा और सुल्तान का है, मगर सच छुपाना ठीक नहीं। इलियास ने रात भर सोचा। सलमा सो रही थी। इलियास उसका चेहरा देखता रहा। उसे याद आया कैसे उसने इस बच्ची को पाला, कैसे उसे खाना खिलाया, कैसे उसे सुलाया। यह बच्ची अब उसकी जान थी। मगर अगर सच में यह सुल्तान की बेटी है तो उसका हक है शाही जिंदगी जीने का। इलियास एक ईमानदार और नेकदिल इंसान था। उसने फैसला किया कि वो सच का पता लगाएगा, चाहे जो हो। अगली सुबह इलियास ने सलमा से कहा, बेटी, हम एक लंबे सफर पर जाएंगे, तुझे डर तो नहीं लग रहा? सलमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा, आप साथ हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं। इलियास और सलमा ने राजधानी झांआरा की तरफ सफर शुरू किया। रास्ता लंबा था। उन्हें पैदल चलना था और कभी कभी बैलगाड़ी में सफर करना था। रास्ते में इलियास छोटे छोटे गांवों में तमाशे करता और पैसे कमाता ताकि उनका खर्च चल सके। एक गांव में जब वो रुके तो वहां के लोगों ने उन्हें एक अजीब खबर सुनाई। लोग कह रहे थे, सुनो, राजधानी में बड़ा ऐलान हुआ है। सुल्तान ने कहा है कि जो भी उनकी गुमशुदा बेटी को ढूंढ लाएगा उसे आधी सल्तनत का इनाम मिलेगा। इलियास का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने सोचा कि शायद अभी भी सुल्तान को उम्मीद है कि उनकी बेटी जिंदा है, मगर साथ ही लोग यह भी कह रहे थे मगर कई झूठे दावेदार भी आए हैं। किसी ने किसी लड़की को ले जाकर कहा कि यह सुल्तान की बेटी है, मगर साबित नहीं हो पाया। इलियास को थोड़ा डर लगा। उसने सोचा कि अगर वो भी गलत निकला तो उसे झूठा समझा जाएगा। फिर भी इलियास ने हिम्मत नहीं हारी। वो और सलमा राजधानी की तरफ बढ़ते रहे। रास्ते में कई दिन लग गए। सलमा को यह सफर एक रोमांच लग रहा था। वो रास्ते में पहाड़, नदियां, जंगल देखती और हैरान होती। आखिरकार एक दिन वो राजधानी झारा के करीब पहुंचे। दूर से ही शहर की दीवारें और महल के गुंबद दिखाई देने लगे। सलमा ने कहा, अब्बा, यह जगह कितनी खूबसूरत है। इलियास ने सर हिलाया, मगर उसका दिल बेचैन था। जब वो शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि हर तरफ शोर शराबा है। बाजारों में भीड़ है, दुकानें खुली हैं, मगर लोगों के चेहरों पर गम की छाया है। एक दुकानदार से पूछने पर पता चला कि सुल्तान बहुत बीमार हैं। अपनी बेटी और बीवी के गम में वो टूट गए हैं। इलियास का दिल भर आया। उसने सोचा कि अगर सच में सलमा सुल्तान की बेटी है तो शायद उसे वापस पाकर सुल्तान ठीक हो जाए, मगर अगर नहीं है तो? इलियास उलझन में था। उसने फैसला किया कि वो पहले महल में जाकर कोशिश करेगा। महल के फाटक पर पहरेदार खड़े थे। इलियास ने उनसे कहा, मुझे सुल्तान से मिलना है, मेरे पास एक जरूरी खबर है। पहरेदारों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक पहरेदार ने कहा, तू कौन है और क्या खबर है? इलियास ने कहा, मैं एक बाजीगर हूं और यह बच्ची शायद सुल्तान की गुमशुदा बेटी हो। पहरेदार हंस पड़े। एक ने कहा, तू भी उन झूठे दावेदारों में से एक है? कितने लोग आ चुके हैं यह कहकर, सब इनाम के लालच में। चल भाग यहां से। इलियास ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ यह जानना है कि यह बच्ची किसकी है। मगर पहरेदारों ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने इलियास को धक्का देकर भगा दिया। इलियास निराश होकर वापस लौटा। सलमा ने पूछा, अब्बा, क्या हुआ? वो लोग हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? इलियास ने कहा, कुछ नहीं बेटी, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। इलियास और सलमा महल के फाटक से निराश होकर लौट आए। उन्होंने शहर के एक कोने में एक सराय ढूंढी जहां वो ठहर सकें। सराय पुरानी और जर्जर थी, मगर किराया कम था। इलियास के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने वहीं एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। कमरे में सिर्फ एक टूटा फूटा चारपाई था और एक खिड़की जिससे गली की तरफ देखा जा सकता था। शाम होने लगी। इलियास ने सलमा के लिए बाजार से रोटी और दाल खरीदी। दोनों ने मिलकर खाना खाया। सलमा ने पूछा, अब्बा, हम यहाँ क्यों आए हैं? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? इलियास का दिल भारी हो गया। वो सलमा से झूठ नहीं बोल सकता था। उसने सलमा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तुझे याद है जब मैंने तुझे पहली बार पाया था? सलमा ने सोचते हुए कहा, हाँ अब्बा, आपने मुझे दरिया किनारे पाया था। आपने मुझे बताया था। इलियास ने कहा, बेटी, मैं तेरे असली वालिदैन नहीं हूं, मगर मैं तुझसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी कोई बाप अपनी बेटी से करता है। मुझे शक है कि तेरे असली वालिदैन इस शहर में कहीं हैं। शायद तू सुल्तान की बेटी हो। सलमा की आंखें फैल गईं। उसने कहा, मैं सुल्तान की बेटी? मगर अब्बा, मुझे तो कुछ याद नहीं और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप ही मेरे असली अब्बा हैं। इलियास की आंखों में आंसू आ गए। उसने सलमा को गले लगा लिया और कहा, बेटी, अगर तू सच में सुल्तान की बेटी है तो तेरा हक है तेरे असली वालिदैन के पास रहने का, मगर फैसला तेरा है। सलमा ने इलियास के कंधे पर सर रखकर कहा, अब्बा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे मैं कोई भी हूं। इलियास ने उसे चूमा और सुलाने की कोशिश की, मगर उस रात दोनों को नींद नहीं आई। इलियास सोच रहा था कि कैसे महल में दाखिल हुआ जाए और सलमा सोच रही थी कि क्या वो सच में किसी और की बेटी है। अगली सुबह इलियास उठा और बाहर निकला। उसने सोचा कि शायद शहर में कहीं तमाशा करके पैसे कमाए जाएं और साथ ही महल तक पहुंचने का कोई रास्ता भी ढूंढा जाए। उसने शहर के मुख्य चौक में अपना सामान लगाया और रस्सी बांधी। सलमा भी उसके साथ थी। जल्दी ही भीड़ जमा होने लगी। इलियास ने अपने करतब दिखाने शुरू किए। उसने रस्सी पर चलकर दिखाया, फिर आग निगली, फिर तलवार पर संतुलन बनाया। सलमा ने भी रस्सी पर चलने का करतब दिखाया। लोग बहुत खुश हुए और तालियां बजाने लगे। कुछ लोगों ने पैसे फेंके। भीड़ में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो बहुत गौर से सलमा को देख रही थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि महल की पुरानी दाई थी जिसका नाम था बीबी राबिया।
बीबी राबिया ने ही राजकुमारी सलमा को पैदा होते वक्त अपने हाथों में लिया था। उसने ही सलमा को नहलाया था, उसे कपड़े पहनाए थे। जब राजकुमारी गुम हो गई थी तो बीबी राबिया बहुत रोई थी। अब जब बीबी राबिया ने इस बच्ची को देखा तो उसका दिल धड़कने लगा। ये बच्ची बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी राजकुमारी होती अगर वो जिंदा होती। बीबी राबिया ने पास जाकर सलमा को गौर से देखा। उसने सलमा के गले की तरफ नजर दौड़ाई और वहां उसने वो निशान देखा, चांद और तारे का निशान। बीबी राबिया की सांस रुक गई। तमाशा खत्म होने के बाद बीबी राबिया ने इलियास के पास जाकर कहा, बेटे, ये बच्ची कौन है? कहां से लाए हो इसे? इलियास ने बताया कि उसने सलमा को दरिया किनारे पाया था। बीबी राबिया ने कांपती आवाज में कहा, यह राजकुमारी सलमा है। मैं पक्की तौर पर कह सकती हूं, मैंने इसे अपने हाथों से पैदा होते देखा था। इसके गले का निशान, इसका चेहरा, सब कुछ मिलता है। इलियास का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, बीबी, अगर यह सच है तो मुझे सुल्तान से मिलना होगा, मगर महल के पहरेदार मुझे अंदर नहीं जाने देते। बीबी राबिया ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें महल के अंदर ले जाऊंगी, मगर पहले मुझे यकीन करना होगा कि यह सच में राजकुमारी है। बीबी राबिया ने सलमा से कुछ सवाल पूछे। उसने पूछा, बेटी, तुझे कुछ याद है अपने बचपन के बारे में? कोई जगह, कोई शख्स? सलमा ने सोचते हुए कहा, बीबी, मुझे कुछ धुंधला याद है। एक बड़ा घर, बहुत सारे फूल और एक औरत जो मुझे बहुत प्यार करती थी, मगर सब कुछ बहुत धुंधला है। बीबी राबिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वो औरत तेरी वालिदा बेगम नूरजहां थी और वो बड़ा घर महल था। तू सच में राजकुमारी सलमा है? यह सुनकर सलमा हैरान रह गई। उसने इलियास की तरफ देखा। इलियास ने सर हिलाया। बीबी राबिया ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं महल जाकर वजीर आजम से बात करती हूं। इलियास ने पूछा, वजीर आजम कौन है? बीबी राबिया ने कहा, वजीर कासिम, वही सुल्तान का सबसे करीबी सलाहकार है। उसी के जरिए हम सुल्तान तक पहुंच सकते हैं। बीबी राबिया महल की तरफ चली गई। इलियास और सलमा वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। इलियास का दिल बेचैन था। वो सोच रहा था कि अगर सलमा महल चली गई तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। महल में बीबी राबिया वजीर कासिम के पास पहुंची। कासिम अपने कमरे में बैठा था और कुछ कागजात देख रहा था। जब बीबी राबिया ने दरवाजे पर दस्तक दी तो कासिम ने कहा, आओ। बीबी राबिया अंदर आई और बोली, वजीर साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कासिम ने ऊपर देखा और पूछा, क्या बात है बीबी? बीबी राबिया ने कहा, वजीर साहब, मुझे लगता है कि राजकुमारी सलमा जिंदा है। मैंने उसे शहर में देखा है। यह सुनकर कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या कह रही हो? तुम्हें यकीन है? बीबी राबिया ने कहा, जी हां, मैंने उसके गले पर शाही निशान देखा है और उसका चेहरा बिल्कुल बेगम साहिबा से मिलता है। कासिम के माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा कि अगर सलमा सच में वापस आ गई तो उसकी सारी योजना बर्बाद हो जाएगी। उसे सुल्तान का हत्यारा या गद्दार साबित किया जा सकता है। मगर कासिम चालाक था। उसने अपने चेहरे पर झूठी खुशी लाई और कहा, यह तो बहुत अच्छी खबर है बीबी। सुल्तान कितने खुश होंगे। तुम मुझे बताओ, वो बच्ची कहाँ है? बीबी राबिया ने कहा, वो शहर के मुख्य चौक के पास है, एक बाजीगर के साथ है जिसने उसे पाला है। कासिम ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और उन्हें यहां महल में लेकर आओ, मगर किसी और को फिलहाल मत बताना। मैं पहले खुद देखूंगा कि यह सच में राजकुमारी है या नहीं। अगर यह कोई धोखा हुआ तो सुल्तान को और तकलीफें होगी। बीबी राबिया को यह बात समझदारी की लगी। उसने सर हिलाया और चली गई। कासिम अकेला रह गया। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और सोचने लगा। उसे एक नई योजना बनानी थी। उसने अपने एक खास आदमी को बुलाया। यह आदमी कासिम का जासूस था, जिसका नाम था शमशाद। शमशाद बहुत खतरनाक और बेरहम था। कासिम ने शमशाद से कहा, सुनो, एक बाजीगर और एक बच्ची महल में आने वाले हैं। वो बच्ची कहती है कि वो राजकुमारी सलमा है। मुझे नहीं चाहिए कि यह बच्ची सुल्तान के पास पहुंचे, समझे? शमशाद ने सर हिलाया। कासिम ने कहा, मगर फिलहाल कुछ मत करो, पहले मुझे उस बच्ची को देखना है। अगर यह सच में राजकुमारी है तो हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। इधर बीबी राबिया इलियास और सलमा के पास वापस आई। उसने कहा, चलो, वजीर साहब तुम्हें महल में बुला रहे हैं। इलियास ने सलमा का हाथ पकड़ा और बीबी के साथ महल की तरफ चल पड़ा। उसका दिल धड़क रहा था।
सलमा भी डरी हुई थी, मगर इलियास के साथ होने से उसे हिम्मत मिल रही थी। महल के फाटक पर पहरेदारों ने बीबी राबिया को देखा तो उन्होंने इलियास और सलमा को भी अंदर जाने दिया। महल के अंदर का नजारा देखकर सलमा हैरान रह गई। संगमरमर के फर्श, सोने से सजी दीवारें, रंगीन शीशे, सब कुछ इतना खूबसूरत था। सलमा को कुछ धुंधली यादें आने लगीं। उसे लगा कि उसने यह सब पहले कहीं देखा है। बीबी राबिया उन्हें एक बड़े कमरे में ले गई जहां वजीर कासिम इंतजार कर रहा था। कासिम ने जब सलमा को देखा तो उसका दिल बैठ गया। यह बच्ची बिल्कुल बेगम नूरजहां की तरह लग रही थी। उसने अपने आप को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ, तो तुम वो बाजीगर हो जिसने इस बच्ची को पाया? इलियास ने अदब से सलाम किया और कहा, जी हाँ वजीर साहब, मैंने इस बच्ची को 7 साल पहले दरिया किनारे पाया था। तब यह बहुत छोटी थी। कासिम ने सलमा की तरफ देखा और कहा, बच्ची, तेरा नाम क्या है? सलमा ने धीरे से कहा, सलमा। कासिम ने पूछा, तुझे अपने वालिदैन के बारे में कुछ याद है? सलमा ने कहा, नहीं, सिर्फ कुछ धुंधली यादें हैं। कासिम ने सोचा, फिर उसने बीबी राबिया से कहा, बीबी, तुम इन्हें यहीं ठहराओ, मैं सुल्तान को खबर भेजता हूं, मगर पहले हमें कुछ इम्तिहान लेने होंगे, ये साबित करने के लिए कि यह सच में राजकुमारी है। इलियास को यह बात ठीक लगी। उसने कहा, जी हाँ वजीर साहब, हम किसी भी इम्तिहान के लिए तैयार हैं। कासिम ने कहा, अच्छा, तुम लोग आराम करो, कल सुबह हम इम्तिहान लेंगे। बीबी राबिया इलियास और सलमा को महल के मेहमान खाने में ले गई। यह कमरा बहुत बड़ा और आरामदायक था। मुलायम गद्दे, रेशमी चादरें और सोने के बर्तन। सलमा ने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। रात में सलमा और इलियास साथ सोए। सलमा ने कहा, अब्बा, मुझे डर लग रहा है। क्या अगर मैं सच में राजकुमारी हूं तो आप मुझे छोड़ देंगे? इलियास ने सलमा को गले लगाया और कहा, बेटी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तू राजकुमारी हो या नहीं, तू मेरी बेटी है। मगर अगर तेरे असली वालिदैन यहां हैं तो उन्हें भी तुझसे मिलने का हक है। सलमा ने कहा, अब्बा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। इलियास ने उसे चूमा और सुलाने की कोशिश की, मगर उसका अपना दिल बहुत भारी था। वो जानता था कि अगर सलमा सच में राजकुमारी साबित हो गई तो उसे महल में रहना होगा, और वो एक गरीब बाजीगर महल में कैसे रह सकता है। दूसरे कमरे में कासिम अपनी योजना बना रहा था। उसने शमशाद को बुलाया और कहा, कल सुबह जब इम्तिहान होगा तुम्हें एक काम करना है। मैंने एक नकली राजकुमारी का इंतजाम किया है, एक लड़की जो दिखने में सलमा से थोड़ी मिलती जुलती है। हम दोनों लड़कियों को साथ पेश करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। शमशाद ने पूछा, मगर वजीर साहब, अगर असली राजकुमारी साबित हो गई तो? कासिम ने कहा, तो हम उसे खत्म कर देंगे, मगर बहुत सावधानी से, किसी को शक नहीं होना चाहिए। शमशाद ने सर हिलाया। कासिम के दिमाग में एक और ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वो बेगम नूरजहां को ढूंढ ले तो सब कुछ आसान हो जाएगा। दरअसल बेगम नूरजहां उस रात मरी नहीं थी। कासिम ने उन्हें एक दूर के किले में कैद कर रखा था। कासिम ने सोचा था कि बेगम को जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि शायद कभी उनकी जरूरत पड़े। कासिम ने फैसला किया कि वो बेगम को कैद में ही रखेगा। अगर सलमा साबित हो गई तो भी कासिम उसे और बेगम को मिलने नहीं देगा। वो कोई ना कोई बहाना बना देगा। अगली सुबह सूरज निकला। महल में हलचल शुरू हुई। इलियास और सलमा जल्दी उठ गए। बीबी राबिया ने उनके लिए नाश्ता भिजवाया। सलमा ने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया था। गर्मा गर्म परांठे, शहद, मक्खन, फल और ताजा दूध। इलियास ने भी पेट भरकर खाया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। थोड़ी देर बाद बीबी राबिया आई और कहा, चलो, वजीर साहब बुला रहे हैं, इम्तिहान का वक्त आ गया है। इलियास ने सलमा का हाथ पकड़ा और बीबी के साथ चल पड़ा। वो एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां कई लोग जमा थे। वजीर कासिम भी वहां था और उसके साथ एक और लड़की खड़ी थी जो उम्र में सलमा जितनी ही लगती थी। कासिम ने कहा, देखो, ये लड़की भी दावा कर रही है कि वो राजकुमारी सलमा है। उसे भी एक सौदागर ने दरिया किनारे पाया था। अब हमें यह तय करना है कि इन दोनों में से असली राजकुमारी कौन है। इलियास हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। दूसरी लड़की का नाम फातिमा था और वो एक गरीब सौदागर की बेटी थी। कासिम ने उसके वालिदैन को बहुत सारा पैसा देकर यह झूठ बोलने के लिए कहा था कि उन्होंने फातिमा को दरिया किनारे पाया था। बीबी राबिया ने दोनों लड़कियों को गौर से देखा। फातिमा भी खूबसूरत थी, मगर उसमें वो शाही अंदाज नहीं था जो सलमा में था। बीबी ने कहा, वजीर साहब, मुझे यकीन है कि सलमा ही असली राजकुमारी है।
उसके गले पर शाही निशान है। कासिम ने कहा, निशान तो नकली भी हो सकता है, हमें कोई पक्का सबूत चाहिए। फिर उसने एक सेवक को बुलाया और कहा, जाओ और बेगम साहिबा का वो पुराना खिलौना लाओ जो उन्होंने राजकुमारी के लिए बनवाया था, वो लकड़ी की चिड़िया। सेवक गया और थोड़ी देर बाद एक लकड़ी की चिड़िया लेकर आया। यह चिड़िया बहुत खूबसूरत थी और इसके पंख हिलते थे। बीबी राबिया ने जब यह चिड़िया देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह वही खिलौना था जो बेगम नूरजहां ने राजकुमारी सलमा के पहले जन्मदिन पर बनवाया था। कासिम ने दोनों लड़कियों को बुलाया और कहा, देखो यह खिलौना है, अगर तुम में से कोई असली राजकुमारी है तो वो इसे पहचान लेगी। पहले फातिमा के सामने खिलौना रखा गया। फातिमा ने गौर से देखा मगर उसके चेहरे पर कोई पहचान का भाव नहीं आया। उसने झूठ बोलते हुए कहा, जी हां, यह मेरा खिलौना था। मगर कासिम ने पूछा, इस खिलौने की क्या खासियत थी? फातिमा घबरा गई, उसे कुछ नहीं पता था। उसने बस कहा, ये बहुत खूबसूरत था। फिर सलमा के सामने खिलौना रखा गया। जैसे ही सलमा ने उस चिड़िया को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने खिलौने को छुआ और अचानक उसे सब कुछ याद आने लगा। उसे याद आया कैसे उसकी वालिदा उसे यह खिलौना दिखाती थी और कहती थी, देखो बेटी, ये चिड़िया तेरे लिए है, जब तू उदास हो तो इसे देखना और खुश हो जाना। सलमा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी और बोली, ये मेरी अम्मी का दिया हुआ था, मुझे याद आ रहा है। बीबी राबिया दौड़कर सलमा के पास आई और उसे गले लगा लिया। वो बोली, हाँ बेटी, तू ही असली राजकुमारी है, तू ही हमारी सलमा है। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबने देखा कि सलमा के आंसू सच्चे थे और उसकी याददाश्त असली थी। फातिमा का चेहरा शर्म से झुक गया। उसके वालिदैन जो एक कोने में खड़े थे वो भी डर गए। बीबी राबिया ने सलमा को गले से लगाए रखा और बोली, मेरी बच्ची, तू कितने बरस बाद वापस आई है, अल्लाह का शुक्र है। वजीर कासिम का चेहरा सख्त हो गया। उसकी योजना फेल हो गई थी, मगर वो बहुत चालाक था। उसने फौरन अपना रुख बदला और बोला, यह तो बहुत खुशी की बात है, राजकुमारी सलमा वापस आ गई है, मुझे फौरन सुल्तान को खबर देनी चाहिए। उसने एक सेवक को भेजा सुल्तान के पास। इलियास एक तरफ खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसका दिल भारी हो रहा था। उसे खुशी थी कि सलमा को उसके असली घर मिल गया, मगर साथ ही एक गहरा दुख भी था। वो जानता था कि अब सलमा उससे दूर हो जाएगी। सुल्तान अजीजुद्दीन अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे। वो बहुत कमजोर हो गए थे। पिछले 7 सालों में उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था, ठीक से सोए नहीं थे। उनकी दाढ़ी सफेद हो गई थी और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। जब सेवक ने आकर कहा कि राजकुमारी सलमा मिल गई है तो सुल्तान को यकीन नहीं आया। सुल्तान ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या तू सच कह रहा है? मेरी बेटी, मेरी सलमा? सेवक ने कहा, जी हुजूर, बीबी राबिया ने पहचान लिया है और राजकुमारी ने भी अपने बचपन के खिलौने को पहचाना। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, मुझे फौरन उसके पास ले चलो। सुल्तान ने उठने की कोशिश की, मगर वो इतने कमजोर थे कि खड़े नहीं हो पाए। सेवकों ने उन्हें संभाला और एक पालकी में बिठाया। सुल्तान को हॉल में लाया गया जहां सलमा खड़ी थी। जब सुल्तान की नजर सलमा पर पड़ी तो उनका दिल भर आया। ये बच्ची बिल्कुल अपनी वालिदा बेगम नूरजहां की तरह लग रही थी। सुल्तान ने कहा, सलमा, मेरी बेटी। सलमा ने जब एक बूढ़े आदमी को अपनी तरफ आते देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसके दिल में एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। सुल्तान पालकी से उतरे और डगमगाते कदमों से सलमा के पास आए। उन्होंने सलमा को गले लगा लिया और झाड़ झाड़ रोने लगे। सलमा भी रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर उसे महसूस हो रहा था कि यह आदमी उससे बहुत मोहब्बत करता है। सुल्तान ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी, तू कहां थी इतने सालों? मैं तो सोचता था कि तू इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। सलमा ने धीरे से कहा, मुझे माफ कीजिए, मुझे सब कुछ याद नहीं, मगर मुझे लग रहा है कि आप मेरे वालिद हैं। सुल्तान ने सलमा का चेहरा चूमा और कहा, हाँ बेटी, मैं तेरा वालिद हूं। और तेरी वालिदा, वो भी तेरे साथ थी उस रात, क्या तुझे उनके बारे में कुछ पता है? सलमा ने सर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे बस इतना याद है कि एक औरत ने मुझे नाव में बिठाया था और मैं दरिया में बह गई थी। सुल्तान का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि बेगम नूरजहां सच में नहीं रही। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, नूरजहां, तुमने अपनी जान देकर हमारी बेटी को बचा लिया। अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। फिर सुल्तान ने इलियास की तरफ देखा।
इलियास एक कोने में सर झुकाए खड़ा था। सुल्तान ने पूछा, तुम कौन हो? इलियास ने अदब से कहा, हुजूर, मैं इलियास हूं, एक गरीब बाजीगर। मैंने राजकुमारी को 7 साल पहले दरिया किनारे पाया था और तब से उन्हें पाल रहा हूं। सुल्तान की आंखें फिर से भर आईं। उन्होंने कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, तुमने उसे पाला, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आधी सल्तनत, सोना, हीरे जवाहरात? इलियास ने सर हिलाया और कहा, हुजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सलमा को पालना मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम था। मैं बस इतना चाहता हूं कि वो खुश रहे। सुल्तान ने इलियास को गले लगा लिया और कहा, तुम बहुत नेक इंसान हो। आज से तुम महल में रहोगे, तुम्हें शाही खजांची बनाया जाएगा। इलियास ने कहा, हुजूर, मैं महल में रहने लायक नहीं हूं, मैं एक साधारण बाजीगर हूं। मगर सुल्तान ने जिद की। उन्होंने कहा, नहीं, तुम यहीं रहोगे। मेरी बेटी को तुम्हारी जरूरत है, तुम उसके लिए एक बाप की तरह हो। सलमा दौड़कर इलियास के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, हाँ, अब्बा यहीं रहेंगे, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। सुल्तान ने देखा कि सलमा और इलियास के बीच कितनी गहरी मोहब्बत है। उन्हें खुशी हुई कि उनकी बेटी को इतना प्यार मिला। उन्होंने ऐलान किया, आज से इलियास महल में रहेगा और शाही खानदान का हिस्सा होगा। पूरे हॉल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग तालियां बजाने लगे। बीबी राबिया रो रही थी, खुशी के आंसू। मगर एक शख्स था जो बिल्कुल भी खुश नहीं था, वजीर कासिम। वो एक तरफ खड़ा सब कुछ देख रहा था और उसके दिल में नफरत और गुस्सा भर रहा था। कासिम ने सोचा कि अब उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो गईं, मगर वो हार मानने वाला नहीं था। उसने तय किया कि वो किसी न किसी तरह सलमा को रास्ते से हटाएगा, मगर अब उसे और ज्यादा सावधानी से काम लेना होगा। सुल्तान ने ऐलान किया कि अगले दिन पूरी सल्तनत में जश्न मनाया जाएगा। राजकुमारी सलमा के वापस आने की खुशी में 7 दिन तक उत्सव होगा। गरीबों को खाना बांटा जाएगा, कैदियों को माफ किया जाएगा और महल में रंगीन रोशनियां जलाई जाएंगी। सलमा को शाही कमरे में ले जाया गया। यह कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। रेशमी पर्दे, संगमरमर का फर्श, सोने का पलंग, सब कुछ शाही अंदाज में सजा हुआ था। बीबी राबिया ने सलमा को नहलाया और उसे शाही कपड़े पहनाए। जब सलमा तैयार हुई तो वो एक सच्ची राजकुमारी की तरह लग रही थी, मगर सलमा का दिल बेचैन था। वो इलियास को ढूंढ रही थी। जब बीबी ने उसे बताया कि इलियास को भी महल में ही एक कमरा दिया गया है, तो सलमा को चैन मिला। उसने बीबी से कहा, मुझे अब्बा से मिलना है। बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटी, मैं तुझे उनके पास ले चलती हूं। इलियास को महल के एक छोटे मगर आरामदायक कमरे में ठहराया गया था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसका दिल उदास था। वो सोच रहा था कि अब सलमा की जिंदगी बदल जाएगी। वो एक राजकुमारी है और उसे शाही तौर तरीके सीखने होंगे। क्या उसके पास अब भी उसके लिए वक्त होगा? तभी दरवाजा खुला और सलमा अंदर आई। इलियास ने मुड़कर देखा और हैरान रह गया। सलमा शाही कपड़ों में एक परी की तरह लग रही थी। मगर जब सलमा ने अब्बा कहकर इलियास को पुकारा तो इलियास की आंखों में आंसू आ गए। सलमा दौड़कर इलियास से लिपट गई और बोली, अब्बा, मुझे डर लग रहा है, ये सब इतना अजीब है, मुझे आपके साथ ही रहना है। इलियास ने सलमा को गले लगाया और कहा, बेटी, तू डर मत, मैं यहीं हूं और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। रात को महल में शाही भोज का आयोजन किया गया। लंबी मेज पर तरह तरह के पकवान सजे थे। सुल्तान ने सलमा को अपने बगल में बिठाया और इलियास को भी बुलाया। सलमा ने इलियास के बिना खाना नहीं खाया। जब इलियास आकर बैठा तब जाकर सलमा ने खाना शुरू किया। सुल्तान ने यह सब देखा और मुस्कुराए। उन्होंने इलियास से कहा, तुमने मेरी बेटी को बहुत अच्छी तरबियत दी है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। इलियास ने कहा, हुजूर, मैंने बस अपना फर्ज निभाया। सलमा खुद बहुत नेक और समझदार है। भोज के दौरान कासिम भी मौजूद था। वो एक तरफ बैठा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी मगर दिल में तूफान। उसने शमशाद को एक इशारा किया। शमशाद समझ गया कि उसे बाद में कासिम से मिलना है। भोज खत्म होने के बाद सुल्तान ने सलमा से पूछा, बेटी, तुझे कुछ और याद है उस रात के बारे में जब तू गुम हो गई थी? सलमा ने सोचते हुए कहा, मुझे याद है कि हम कहीं जा रहे थे। रास्ते में अंधेरा हो गया, फिर कुछ लोगों ने हमला किया। अम्मी ने मुझे बचाने के लिए नाव में बिठा दिया। सुल्तान ने पूछा, तुझे वो लोग याद हैं जिन्होंने हमला किया था? सलमा ने कहा, नहीं, सब कुछ धुंधला है, मगर एक आदमी की आवाज याद है। वो कह रहा था कि बच्ची को पकड़ लो। यह सुनकर सुल्तान का चेहरा सख्त हो गया।
उन्हें शक हो गया कि यह कोई साधारण डाकुओं का हमला नहीं था, यह किसी की साजिश थी। उन्होंने मन में सोचा कि वो इस बारे में और जांच करवाएंगे। रात को जब सलमा अपने कमरे में सोने गई तो बीबी राबिया उसे सुलाने आई। सलमा ने बीबी से पूछा, बीबी, मेरी अम्मी कैसी थीं? बीबी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, तेरी वालिदा बहुत नेक और खूबसूरत थीं। वो तुझसे बहुत मोहब्बत करती थीं। जब तू पैदा हुई थी तो उन्होंने तुझे पूरे दिन गले से लगाए रखा था। सलमा ने पूछा, क्या वो सच में नहीं रही? बीबी ने सर झुकाया और कहा, हमें तो यही लगता है बेटी, मगर अल्लाह जाने, शायद कोई करिश्मा हो जाए। सलमा रात भर सोचती रही। उसे अपनी वालिदा की याद आ रही थी जिन्हें वो भूल चुकी थी। उसे इलियास का भी ख्याल आ रहा था जिसने उसे इतने प्यार से पाला। उसके दिल में एक अजीब उलझन थी। दूसरी तरफ कासिम अपने कमरे में शमशाद से बात कर रहा था। कासिम ने कहा, देखो, अब हालात बदल गए हैं। राजकुमारी वापस आ गई है और सुल्तान को नई जान मिल गई है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें कुछ करना होगा। शमशाद ने पूछा, क्या करना है वजीर साहब? कासिम ने कहा, सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि राजकुमारी को कितना याद है। अगर उसे उस रात की पूरी बात याद आ गई तो हम मुसीबत में हैं। दूसरी बात, मुझे एक खबर मिली है कि बेगम नूरजहां अभी भी जिंदा हैं। वो उस किले में कैद हैं जहां मैंने उन्हें रखा है। शमशाद हैरान हो गया। उसने कहा, मगर सबको लगता है कि बेगम साहिबा नहीं रही। अगर वो अचानक सामने आ गई तो? कासिम ने कहा, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा। मुझे उस किले के पहरेदारों को और सख्त हिदायतें देनी होंगी। बेगम को कभी महल नहीं आना चाहिए। कासिम ने एक और योजना सोची। उसने कहा, अगर बेगम और राजकुमारी मिल गए तो वो मुझे पहचान लेंगी। इसीलिए मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि सुल्तान का भरोसा मुझ पर बना रहे। अगले दिन सुबह पूरी सल्तनत में जश्न शुरू हो गया। हर गली में रंगीन झंडे लगाए गए, बाजारों में मिठाइयां बांटी गईं, गरीबों को खाना खिलाया गया। महल के सामने मैदान में बड़ा मेला लगा। सलमा को पहली बार शाही राजकुमारी की तरह लोगों के सामने पेश किया गया। उसे एक हाथी पर बिठाया गया और पूरे शहर में घुमाया गया। लोग फूल फेंक रहे थे और नारे लगा रहे थे, राजकुमारी सलमा जिंदाबाद, सुल्तान अजीजुद्दीन जिंदाबाद। सलमा थोड़ी घबराई हुई थी, मगर जब उसने देखा कि इलियास भी हाथी के पास चल रहा है तो उसे हिम्मत मिली। इलियास को भी शाही कपड़े पहनाए गए थे और उसे सम्मान से ले जाया जा रहा था। जुलूस खत्म होने के बाद महल के सामने मैदान में तमाशों का सिलसिला शुरू हुआ। तरह तरह के कलाकार अपने करतब दिखा रहे थे। सलमा ने सुल्तान से कहा, वालिद साहब, क्या मैं और अब्बा भी अपना करतब दिखा सकते हैं? सुल्तान हैरान हुए मगर फिर मुस्कुराए और बोले, जरूर बेटी। इलियास और सलमा मैदान में उतरे। इलियास ने रस्सी बांधी और फिर उस पर चला। लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। फिर सलमा ने रस्सी पर चलकर दिखाया। सुल्तान को अपनी बेटी को यह करते देखकर हैरानी हुई मगर साथ ही गर्व भी। उन्होंने देखा कि इलियास ने सलमा को कितनी अच्छी तालीम दी है। तमाशा खत्म होने के बाद सुल्तान ने इलियास को बुलाया और कहा, इलियास, तुमने मेरी बेटी को सिर्फ पाला ही नहीं बल्कि उसे हुनर भी सिखाया। तुम सच में एक महान इंसान हो। आज से तुम्हें उस्ताद इलियास के नाम से जाना जाएगा और तुम महल के शाही बाजीगरों के सरदार होंगे। इलियास ने अदब से शुक्रिया अदा किया। सलमा बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो अपने असली वालिद के साथ रहेगी और इलियास भी उसके साथ रहेंगे। मगर कासिम की नजर सब पर थी। वो इंतजार कर रहा था सही मौके का। उसने अपने जासूसों को हुक्म दिया कि वो राजकुमारी की हर हरकत पर नजर रखें। अगर उसे उस रात की कोई बात याद आई तो फौरन खबर करें। कुछ दिन बीत गए। सलमा धीरे धीरे महल की जिंदगी की आदी होने लगी। उसे शाही तौर तरीके सिखाए जा रहे थे। उसे पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा था। मगर हर रोज शाम को वो इलियास के पास जाती और उनके साथ वक्त बिताती। एक दिन सलमा बाग में घूम रही थी। वहां एक पुराना झूला लगा हुआ था। जैसे ही सलमा ने उस झूले को देखा, उसके दिमाग में एक धुंधली याद कौंधी। उसे याद आया कि जब वो छोटी थी तो उसकी वालिदा उसे इसी झूले पर झुलाती थी। उसे वो गाना भी याद आने लगा जो उसकी वालिदा गाती थी। सलमा झूले पर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे और भी यादें आने लगी। उसे वो रात याद आने लगी। वो आवाज, वो वजीर की आवाज। सलमा के दिमाग में अचानक बिजली कौंधी। उसे याद आया कि वो आवाज वजीर कासिम की थी जो कह रहा था, बच्ची को पकड़ लो। सलमा की सांसें तेज हो गईं।
उसे समझ आ गया कि वजीर कासिम ही उस हमले के पीछे था, मगर वो क्या करे, उसे किसे बताए? अगर उसने सुल्तान को बता दिया और सबूत नहीं हुआ तो? सलमा उलझन में पड़ गई। वो फौरन इलियास के पास भागी। इलियास अपने कमरे में था। सलमा ने दरवाजा बंद किया और धीरे से कहा, अब्बा, मुझे कुछ याद आया है। उस रात जब हम पर हमला हुआ था, वो वजीर कासिम की आवाज थी, वही हमले के पीछे था। इलियास चौंक गया। उसने कहा, बेटी, तुझे पक्का यकीन है? सलमा ने कहा, हाँ अब्बा, मुझे याद आ रहा है। उसकी आवाज बहुत खास है, मैं गलत नहीं हो सकती। इलियास ने सोचा। उसने कहा, बेटी, ये बहुत खतरनाक बात है। वजीर कासिम बहुत ताकतवर है। अगर हमने उस पर इल्जाम लगाया और साबित नहीं कर पाए तो वो हमें खत्म कर देगा। हमें सबूत चाहिए। सलमा ने पूछा, तो हम क्या करें? इलियास ने कहा, पहले हमें सुल्तान को बताना होगा, मगर सावधानी से, और हमें यह भी पता लगाना होगा कि तेरी वालिदा का क्या हुआ। अगर वो सच में नहीं रही तो कासिम उनकी हत्या का भी जिम्मेदार है। दोनों ने फैसला किया कि वो अगले दिन सुल्तान से मिलेंगे और सब कुछ बताएंगे, मगर उन्हें नहीं पता था कि कासिम के जासूस उनकी हर बात सुन रहे थे। उस रात कासिम के एक जासूस ने, जो महल की दीवारों में छुपकर सब सुन रहा था, फौरन जाकर वजीर को खबर दी। जासूस ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, राजकुमारी को सब याद आ गया है। उसे आपकी आवाज याद आ गई है। वो और इलियास कल सुल्तान को सब कुछ बताने वाले हैं। कासिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेज पर मुक्का मारा और बोला, यह नहीं हो सकता। मैंने इतने सालों से यह राज छुपाया है, अब यह छोकरी सब बर्बाद कर देगी। उसने शमशाद को बुलाया और कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कल सुबह होने से पहले हमें कुछ करना होगा। शमशाद ने पूछा, क्या करना है वजीर साहब? क्या हम राजकुमारी को? कासिम ने हाथ उठाकर उसे रोका और कहा, नहीं, राजकुमारी को मारना आसान नहीं होगा। महल में हर जगह पहरेदार हैं, और अगर उसे कुछ हो गया तो सुल्तान को शक हो जाएगा। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कासिम ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। उसने कहा, मेरे पास एक योजना है। सुल्तान बूढ़े और कमजोर हैं। अगर उन्हें कोई बड़ा झटका लगे तो शायद उनका दिल काम करना बंद कर दे, और अगर सुल्तान नहीं रहे तो मैं वली अहद बन जाऊंगा, क्योंकि राजकुमारी अभी नाबालिग है। फिर मैं धीरे धीरे उसे भी रास्ते से हटा दूंगा। शमशाद ने पूछा, मगर सुल्तान को झटका कैसे लगेगा? कासिम ने कहा, बेगम नूरजहां के जरिए। कल सुबह मैं सुल्तान को बताऊंगा कि बेगम साहिबा जिंदा हैं और एक दूर के किले में कैद हैं। मगर जब हम उन्हें लेने जाएंगे तो पता चलेगा कि वो बीमारी से फौत हो चुकी हैं। यह खबर सुनकर सुल्तान का दिल टूट जाएगा। शमशाद ने कहा, मगर हुजूर, बेगम साहिबा तो सच में जिंदा हैं, हम उन्हें कैसे? कासिम ने आंखें तंग करके कहा, तुम आज रात ही उस किले में जाओ और काम को अंजाम दे दो। सुबह तक सब खत्म हो जाना चाहिए। और हाँ, ऐसा करो कि लगे कि बेगम बीमारी से मरी है, किसी ने मारा नहीं। शमशाद घबराया। उसने कई गलत काम किए थे, मगर एक बेगुनाह औरत को मारना। फिर भी कासिम के डर से उसने सर हिला दिया। वो रात के अंधेरे में घोड़े पर सवार होकर उस दूर के कगिले की तरफ निकल गया जहां बेगम नूरजहां कैद थीं। इधर सलमा और इलियास अपने कमरों में बेचैनी से सो रहे थे। सलमा को बुरे सपने आ रहे थे। उसे सपने में दिख रहा था कि कोई उसकी वालिदा को नुकसान पहुंचा रहा है। वो चीख कर उठ गई। बीबी राबिया जो पास ही सो रही थी वो भी जाग गई। बीबी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, बुरा सपना आया? सलमा ने रोते हुए कहा, बीबी, मुझे लग रहा है कि मेरी अम्मी मुसीबत में हैं। मुझे नहीं पता क्यों, मगर मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। बीबी ने सलमा को गले लगाया और कहा, बेटी, तू फिक्र मत कर, शायद बस सपना था, सो जा। मगर सलमा को नींद नहीं आई। उसने सोचा कि क्या सच में उसकी वालिदा कहीं जिंदा है, और अगर हैं तो कहां। सुबह होने से पहले शमशाद उस कगिले में पहुंच गया। किला बहुत पुराना और वीरान था। वहां सिर्फ 2 पहरेदार थे जो कासिम के खरीदे हुए थे। शमशाद ने उन्हें हुक्म दिया कि वो बाहर चले जाएं। फिर वो उस कमरे में गया जहां बेगम नूरजहां कैद थीं। बेगम नूरजहां 7 साल से इस किले में थीं। उनके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, मगर उनकी आंखों में अब भी वही नूर था। जब शमशाद अंदर आया तो बेगम ने पूछा, तुम कौन हो? कासिम ने तुम्हें भेजा है? शमशाद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें जहर था, मगर जब वो बेगम की तरफ बढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। बेगम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम मुझे मारने आए हो, है ना? कासिम ने भेजा है।
मगर क्या तुम सच में एक बेगुनाह औरत का खून अपने हाथों से लगाओगे? शमशाद रुक गया। बेगम की बातों ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। बेगम ने कहा, मेरी बेटी, क्या वो जिंदा है? क्या वो ठीक है? मैं 7 साल से यही दुआ मांग रही हूं कि अल्लाह उसकी हिफाजत करे। अगर तुम मुझे मारने ही आए हो तो पहले मुझे बता दो कि मेरी सलमा कैसी है। शमशाद का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, राजकुमारी जिंदा है, वो महल में वापस आ गई है। बेगम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह तेरा भला करे कि तूने मुझे यह खबर दी। अब तू जो करना चाहता है कर। मगर शमशाद कुछ नहीं कर पाया। उसने जहर की शीशी वापस जेब में रख ली और कहा, मैं यह नहीं कर सकता। मैं कितना भी बुरा हूं, मगर एक मां को उसकी बेटी से मिलने से पहले नहीं मार सकता। यह कहकर शमशाद वहां से भाग गया। जब शमशाद वापस महल पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। कासिम इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, काम हो गया? शमशाद ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं यह नहीं कर पाया। कासिम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने चिल्लाकर कहा, क्या तूने मेरा हुक्म नहीं माना? तू जानता है इसकी सजा क्या है? शमशाद ने कहा, हुजूर, मुझसे एक मां का खून नहीं किया जाएगा। आप चाहें तो मुझे मार दीजिए, मगर मैं वो काम नहीं करूंगा। कासिम ने तलवार निकाली और शमशाद को मारने के लिए उठाया, मगर तभी बाहर से आवाज आई। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। कासिम ने तलवार छुपाई और दरवाजा खोला। बाहर सुल्तान का एक सेवक खड़ा था। सेवक ने कहा, वजीर साहब, सुल्तान ने आपको फौरन दरबार में बुलाया है। राजकुमारी सलमा और उस्ताद इलियास भी वहां हैं। कासिम का दिल धड़क उठा। उसे समझ आ गया कि सलमा ने सुल्तान को सब बता दिया होगा। कासिम ने फौरन अपनी चाल बदली। उसने सोचा कि अब उसे आगे बढ़कर खेलना होगा। वो दरबार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने अपने कुछ वफादार सिपाहियों को चुपचाप इशारा किया कि वो तैयार रहें। दरबार में सुल्तान अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके बगल में सलमा खड़ी थी और इलियास थोड़ी दूरी पर खड़ा था। बीबी राबिया और कुछ और दरबारी भी मौजूद थे। जब कासिम अंदर आया तो सुल्तान ने उसे बहुत सख्त नजरों से देखा। सुल्तान ने कहा, कासिम, मेरी बेटी ने मुझे कुछ बताया है। उसे याद आ गया है कि 7 साल पहले जो हमला हुआ था उसके पीछे तू था। क्या यह सच है? कासिम ने बड़ी चालाकी से हैरानी दिखाई और कहा, हुजूर, यह कैसी बात है? मैं आपका वफादार सेवक हूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। सलमा ने आगे बढ़कर कहा, आपकी आवाज, मुझे आपकी आवाज याद है। आप कह रहे थे बच्ची को पकड़ लो। आप वहां थे? कासिम ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, आप उस वक्त बहुत छोटी थीं। हो सकता है आपकी याददाश्त धोखा दे रही हो। अंधेरा था, डर था, कोई भी आवाज किसी की भी लग सकती है। सुल्तान ने कहा, मगर कासिम, तू ही उस काफिले का इंतजाम कर रहा था। तूने ही कहा था कि हमें उस दरगाह में जाना चाहिए और हमला ठीक रास्ते में ही हुआ। कासिम ने कहा, हुजूर, यह सब इत्तेफाक हो सकता है। हो सकता है डाकुओं को पता चल गया हो कि शाही काफिला जा रहा है। सुल्तान उलझन में पड़ गए। उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था, सिर्फ एक बच्ची की धुंधली याद। कासिम ने इस मौके का फायदा उठाया और कहा, हुजूर, अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूं। मुझे एक खबर मिली है कि बेगम साहिबा शायद जिंदा हैं। वो एक दूर के कबीले में हैं। यह सुनकर पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। सुल्तान की आंखें फैल गईं। उन्होंने पूछा, क्या नूरजहां जिंदा हैं? तुझे यह कैसे पता? कासिम ने कहा, हुजूर, मेरे जासूसों ने मुझे यह खबर दी, मगर मुझे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने पहले आपको नहीं बताया। मैं खुद जाकर पता लगाना चाहता था। सुल्तान ने उत्साह से कहा, तो अब देर किस बात की? चल, हम फौरन उस किले में चलते हैं। कासिम ने कहा, हुजूर, आप बूढ़े हैं, इतना लंबा सफर आपके लिए मुश्किल होगा। मैं जाकर बेगम साहिबा को ले आता हूं। मगर सुल्तान ने कहा, नहीं, मैं खुद चलूंगा। मुझे अपनी बीवी को देखना है। सलमा भी बोल पड़ी, मैं भी चलूंगी, मुझे अपनी अम्मी से मिलना है। इलियास ने कहा, और मैं भी राजकुमारी के साथ चलूंगा। कासिम के पास कोई चारा नहीं बचा। उसने सोचा कि जब वो लोग किले में पहुंचेंगे और बेगम को जिंदा देखेंगे तो उसकी पोल खुल जाएगी। उसे कुछ करना होगा। एक बड़ा काफिला तैयार किया गया। सुल्तान, सलमा, इलियास, बीबी राबिया, कासिम और कई सिपाही साथ चले। रास्ता लंबा था और 2 दिन लगने वाले थे। रास्ते में कासिम ने अपने वफादार सिपाहियों को चुपके से हिदायत दी कि जब वो किले में पहुंचे तो बेगम को फौरन खत्म कर दें। मगर उन सिपाहियों में से एक
जिसका नाम था हामिद, उसकी अंतरात्मा जाग उठी। हामिद ने सोचा कि यह गलत है। उसने रात को चुपके से इलियास को सब कुछ बता दिया। इलियास हैरान रह गया। उसने हामिद से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने मुझे बता दिया। अब हमें बेगम साहिबा को बचाना होगा। हामिद ने कहा, मगर कासिम बहुत ताकतवर है, उसके पास कई वफादार सिपाही हैं। इलियास ने कहा, फिक्र मत करो, सच्चाई हमेशा जीतती है। अगली सुबह जब काफिला आगे बढ़ा तो इलियास ने चुपके से सलमा को सब बता दिया। सलमा ने कहा, हमें सुल्तान साहब को बताना होगा। इलियास ने कहा, हाँ, मगर सही वक्त का इंतजार करो। अभी कासिम के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि हमें उसकी योजना का पता है। शाम को जब काफिला एक जगह रुका तो इलियास और सलमा ने सुल्तान को एकांत में बुलाया। सलमा ने कहा, वालिद साहब, हमें एक बात बतानी है। कासिम चाहता है कि अम्मी को मार दिया जाए। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया है। सुल्तान का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? इलियास ने हामिद को बुलाया और उसने सारी कहानी सुनाई। सुल्तान को अब पूरा यकीन हो गया कि कासिम ही गद्दार है। सुल्तान ने कहा, हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। कासिम को शक नहीं होना चाहिए कि हमें उसकी योजना का पता है। हम किले में पहुंचेंगे और वहां उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। उन्होंने हामिद और कुछ और वफादार सिपाहियों को बुलाया और योजना बनाई। अगले दिन दोपहर में काफिला उस किले के पास पहुंच गया। किला पहाड़ी पर बना हुआ था और बहुत पुराना लग रहा था। कासिम ने कहा, हुजूर, मैं पहले अंदर जाकर देखता हूं कि बेगम साहिबा वाकई यहां हैं या नहीं। मगर सुल्तान ने कहा, नहीं, हम सब साथ चलेंगे। जब वो किले के अंदर गए तो वहां के पहरेदार घबरा गए। वो कासिम के आदमी थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि खुद सुल्तान यहां आएंगे। सुल्तान ने हुक्म दिया, बेगम नूरजहां कहां हैं? मुझे फौरन उनके पास ले चलो। पहरेदारों ने डरते डरते एक कमरे की तरफ इशारा किया। सुल्तान, सलमा और इलियास उस कमरे की तरफ बढ़े। कासिम पीछे पीछे आ रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे समझ आ गया कि अब उसकी साजिश बेनकाब हो जाएगी। कमरे का दरवाजा खोला गया। अंदर एक कमजोर सी औरत बैठी हुई थी। जब सुल्तान ने उसे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये बेगम नूरजहां थी। 7 साल बाद सुल्तान अपनी बीवी को देख रहे थे। बेगम ने भी जब सुल्तान को देखा तो वो रोने लगी। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। फिर बेगम की नजर सलमा पर पड़ी। सलमा भी रो रही थी। बेगम ने कहा, सलमा, मेरी बेटी, तू इतनी बड़ी हो गई। सलमा दौड़कर अपनी वालिदा के गले लग गई। ये मंजर देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। बीबी राबिया भी रो रही थी। इलियास एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे खुशी थी कि सलमा को उसकी वालिदा मिल गई। सुल्तान ने गुस्से से कासिम की तरफ मुड़कर कहा, तो यह है तेरी वफादारी? तूने मेरी बीवी को 7 साल से यहां कैद रखा। तूने हम पर हमला करवाया। तूने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। कासिम ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर वफादार सिपाहियों ने उसे घेर लिया। कासिम ने आखिरी कोशिश में अपनी तलवार निकाली और सुल्तान पर हमला करने की कोशिश की, मगर इलियास ने फुर्ती से सुल्तान को बचाया और कासिम की तलवार को रोक दिया। एक छोटी सी जंग हुई और आखिरकार कासिम को पकड़ लिया गया। बेगम नूरजहां ने सुल्तान को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कासिम ने उन पर हमला करवाया था, कैसे उन्होंने सलमा को बचाने के लिए नाव में बिठाया था और कैसे कासिम के आदमियों ने उन्हें पकड़कर यहां कैद कर दिया था। सुल्तान ने कासिम को देखा और कहा, तुझे मौत की सजा मिलनी चाहिए, मगर मैं एक रहमदिल बादशाह हूं। तुझे उम्र कैद की सजा दी जाती है। तू जिंदगी भर कैद खाने में सड़ेगा। कासिम को जंजीरों में बांधकर ले जाया गया। अब सुल्तान, बेगम और सलमा एक साथ थे। वो तीनों वापस राजधानी की तरफ चल पड़े। रास्ते में बेगम ने इलियास को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, तुमने उसे पाला, तुम हमारे परिवार के हिस्से हो। इलियास ने अदब से कहा, बेगम साहिबा, यह मेरा नसीब था कि मुझे सलमा मिली। सलमा ने इलियास का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बा, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? इलियास ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, हमेशा। जब काफिला राजधानी पहुंचा तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने सुना कि बेगम नूरजहां जिंदा वापस आ गई हैं। हर तरफ जश्न मनाया जाने लगा। फूल बरसाए गए, मिठाइयां बांटी गईं और शाम को पूरे शहर में दिए जलाए गए। महल में एक बड़ा दरबार लगाया गया। सुल्तान ने ऐलान किया, आज मेरा परिवार फिर से जुड़ गया है। मेरी बीवी और बेटी दोनों वापस आ गई हैं और यह सब इलियास की वजह से मुमकिन हुआ।
आज से इलियास को नवाब इलियास का खिताब दिया जाता है। उन्हें शाही खजांची बनाया जाता है और महल में हमेशा के लिए जगह दी जाती है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। इलियास ने शुक्रिया अदा किया। फिर सुल्तान ने सलमा की तरफ देखा और कहा, और मेरी बेटी सलमा जो इतने सालों बाद वापस आई है, उसकी एक और खासियत का राज अब खुलना चाहिए। सलमा घबरा गई। उसने सोचा कि कहीं सुल्तान को उसकी सोना बनाने की ताकत के बारे में पता तो नहीं चल गया। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मुझे पता है कि तेरे छूने से चीजें सोने में बदल जाती हैं। ये तेरी दादी से मिली हुई ताकत है। मेरी वालिदा में भी यह ताकत थी। ये हमारे शाही खानदान का वरदान है। यह सुनकर सलमा को राहत मिली। सुल्तान ने आगे कहा, मगर याद रखना, यह ताकत सिर्फ नेक कामों के लिए इस्तेमाल करनी है, लालच के लिए नहीं। सलमा ने सर हिलाया। उस रात महल में बहुत खूबसूरत जश्न हुआ। सलमा ने भी इलियास के साथ मिलकर रस्सी पर चलने का करतब दिखाया। सब लोग खुश थे। बेगम नूर जहां ने सलमा को गले लगाया और कहा, बेटी, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। हम फिर से एक साथ हैं। सलमा ने कहा, अम्मी, मुझे आप और अब्बा दोनों की याद आती थी। अब मुझे दोनों मिल गए हैं, आप, वालिद साहब और मेरे अब्बा इलियास। इलियास जो पास ही खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेगम ने उसे भी गले लगाया और कहा, तुम भी हमारे परिवार के हिस्से हो। सलमा के दो बाप हैं, एक जिसने उसे जन्म दिया और एक जिसने उसे जिंदगी दी। सुल्तान ने भी इलियास को गले लगाया और कहा, इलियास, तुम मेरे भाई हो। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई और उसे इतने प्यार से पाला। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और इस तरह एक गरीब बाजीगर जिसने एक गुमशुदा राजकुमारी को दरिया किनारे पाया था और उसे अपनी बेटी की तरह पाला, वो अब एक नवाब बन गया। राजकुमारी सलमा को उसका असली घर मिल गया, उसकी वालिदा मिल गई और साथ में एक प्यारा अब्बा भी जो हमेशा उसके साथ रहेगा। कासिम को उसकी गद्दारी की सजा मिली। बेगम साहिबा और सुल्तान फिर से एक साथ हो गए और सलमा, जो 7 साल तक एक साधारण बाजीगर की बेटी बनकर रही, अब अपनी असली पहचान के साथ एक खुश जिंदगी जी रही थी। पूरी सल्तनत में अमन और खुशहाली छा गई। लोग सलमा और इलियास की कहानी को एक मिसाल की तरह सुनाते। ये कहानी सिखाती थी कि नेकी और सच्चाई हमेशा जीतती है और मोहब्बत खून के रिश्तों से भी बड़ी होती है।